मंत्री बना तो सबसे पहले मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सीओ और महानगरों के पास के जो भी जनपद के अध्यक्ष और सीओ थे और सरपंचों को बुलाया था पहले दिन। दूसरे दिन सारे जनपद अध्यक्ष और जनपद सीओ को शामिल किया और तीसरे दिन जिला। कोशिश थी कि एक बार संवाद बनना चाहिए, जानकारी तो आए। सरपंचों की संख्या बुलाना तो आप बातचीत तो नहीं कर सकते हो, एक तरफा बात कर सकते हो, सुन नहीं सकते आप उसको। इन व्यस्तताओं ने ये समय हमारा जाया किया। तब अभी जब बातचीत हो कि वास्तव में समस्याएं हमारी कितनी हैं। देखता हूं मैं, समस्याएं नहीं कहूंगा, दो प्रकार की चुनौतियां हैं। एक है हमारी वित्तीय और दूसरी है हमारी प्रशासनिक तंत्र के साथ हमारा तालमेल। मैं दो चीजों को देखता हूं कि अगर दोनों पर हमने सकारात्मक तरीके से बातचीत की, मुझे नहीं लगता कि हमारा तंत्र इतना कमजोर है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हर हालत में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए जब कभी कोई मुझसे कहता है कि भाई अधिकार दे दो, तो मैं अधिकार देने के लिए तैयार हूं। तो मैंने सबसे पहले ये कहा था कि भाई वित्तीय फाइल है, जो जिला पंचायत के अध्यक्षों ने कहा कि हमारे पास वित्तीय फाइल नहीं आती, वो अधिकार उनको दिए गए कि आपके पास वित्तीय फाइल नहीं आएगी तो आप अपने जिला पंचायत सीओ के बारे में अपना दिमाग लिख सकते हो। उन्हें दूसरी बात कही हमसे कि हम एजेंडा जो बनाते हैं उस एजेंडा को बदल देते हैं। तो मैंने उसमें दूसरा प्रावधान डाला है कि अगर एजेंडा के बारे में आपकी राय अगर एडवर्स है तो आप उसको लिखिए। तीसरा है व्यक्तिगत संबंध कैसे है, जिला पंचायत सीओ हो, जनपद सीओ हो, उनके अध्यक्ष हो, उनके साथ संवाद कैसा है। और चौथी बात आती है कि प्रवास होता है कि नहीं होता। जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो फिर आपको वो समस्याएं वहीं पर समाधान करने का सामर्थ्य आपके पास में। और इस आधार पर हमने जिला पंचायत अध्यक्ष हो या जनपद अध्यक्ष हो उसको अधिकार देने का फैसला किया। अब दूसरी बात आती है कि हमारी सबसे छोटी इकाई सरपंच है। वो कहता था कि जैसे सरपंच महोदय ने कहा था कि 15 लाख रुपए का मुझे सरपंच को अधिकार था, हमने बढ़ाकर उसको 25 किया। लेकिन जब हमने पंचायत भवन आपको दिए, जब मैंने सबसे पहले पूछा कि इस प्रदेश में कितनी पंचायतें ऐसी है जहां पर पंचायत भवन है ही नहीं, एक लाइन में उत्तर मिला मुझे कि 1400 पंचायत जो नई बनी है उनमें तो है ही नहीं, और लगभग इतनी है जहां पर अभी भी नहीं है। यानी लगभग आप मानकर चलिए कि 2600 के आसपास ऐसी पंचायतें हैं जहां पर पंचायत भवन ही नहीं है। बिना भवन के कोई प्रशासनिक व्यवस्था चल नहीं सकती है। मेरे जैसा व्यक्ति ये मानता है। मैं भारत सरकार की कमेटी में रहा हूं और मैंने लगभग देश के हर राज्य में मैं गया हूं टूर पर, और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि यदि कहीं रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की कोई इकाई अगर इस देश में हो सकती है तो वो पंचायत ही हो सकती है। वो एक एक व्यक्ति को पहचानने वाले लोग हैं, लेकिन जिस पंचायत के पास में रिकॉर्ड रूम ना हो, रिकॉर्ड रखने की जगह ना हो, रिकॉर्ड ना हो, तो क्या रिकॉर्ड रखेंगे। और इसलिए मैंने उसकी डिजाइन बदली। फिर मैं तो दूसरी जो चुनौती लगी, महाराष्ट्र जैसे राज्य में पंचायतों को मैंने देखा, उनके भवन भी देखे। मैंने एक ऐसी पंचायत भी देखी महाराष्ट्र में जिसकी आबादी 29,000 थी और वो नगर पंचायत बनने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ऐसे ही ठीक है। और आपको आश्चर्य होगा कि उनका गेस्ट हाउस इतना बड़ा था कि हम कमेटी में 17 सांसद थे और जो स्टाफ था वो अलग था। सारे के सारे लोग दोपहर के भोजन के समय वहीं रुके, उनका भोजन किया और उसके बाद आगे गए। जब उनसे पूछा कि आपने तंत्र कैसे खड़ा किया, तो बोले सिर्फ दूध की दम पर। और उन्होंने कहा कि पैसा देना है तो आप दीजिए, हम नगर पालिका बनने के लिए तैयार नहीं है, हम ग्राम पंचायत ही रहेंगे। और उन्होंने जो मॉडल बनाया
कि जितने लोग 17 लोग वहां पर सरपंच सहित जो पंच थे उनकी संख्या 17 थी। उनने जो अपनी दुग्ध समिति बनाई उसमें सरपंच और पंचों को डायरेक्टर बनाया, उतने ही लोग रखे जो सरपंच और डायरेक्टर थे, पंच थे, उनके साथ में बनाया और सबको वेतन उसका प्रावधान किया कि उसका जो मुनाफा होगा समिति का उसका पैसा डायरेक्टर को जाएगा। उस समय उनको प्रति महीने 9,000 रुपया प्रति डायरेक्टर उन्होंने वेतन तय किया। तो पंच की जो वेतन था वो ऑटोमेटिक 9,000 हो गया, जो सरकार को नहीं देना था, वो खुद कमाते थे और उसके बाद में उनको किसी जगह पर किसी के पैसे की जरूरत नहीं थी और वो सारा दूध मुंबई जाता था। तो पैकिंग का सिस्टम था। तो मैंने कहा क्या करते, बोले घर क्यों जाना है, हम नौकरी कर रहे हैं, हम पैसा ले रहे हैं। तो मार्केटिंग का काम आप आए हैं, तो बोले एक आदमी की 2 लोगों की व्यवस्था है, वो आपको भोजन कराएंगे, 2 लोगों की व्यवस्था है, वो आपको रखेंगे। मतलब मैनेजमेंट उनके हाथ में था। आप कल्पना करिए कि वो भी तो एक पंचायत है। आपने टैक्सेशन की बात कही कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। मैं आपसे पूछता भी हूं और आपको बता भी रहा हूं। 15वां वित्त का अभी समय चल रहा है, 1 साल और चलेगा। 16वें वित्त में मैंने चुनिंदा जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, सरपंचों को चर्चा के लिए पहुंचाया था कि जाके बात करिए, अपनी समस्याएं बताइए उनके सामने। लेकिन 15वें वित्त का पैसा इस देश में, इस राज्य के प्रत्येक पंचायत 2011 की जनसंख्या के आधार पर पहुंचता है। कोई माई का लाल उस पैसे को रोक नहीं सकता, वो सीधे आपके पास पहुंचता है। राज्य वित्त का पैसा है, वो पैसा आपका कोई रोक नहीं सकता, वो आपके सामने। लेकिन मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि पिछली बार राज्य वित्त का जो पैसा था वो 1400 करोड़ था, इस बार 6000 करोड़ है। वो परिवर्तन आपको मिलेगा और आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टैंप ड्यूटी का पैसा 900 करोड़ था पिछले साल, इस बार 2000 करोड़ है। लेकिन एक चुनौती भी है कि जीआरएस का जो वेतन है वो भी उससे जा रहा है। अगर जीआरएस का वेतन उससे नहीं जाता तो वो पैसा भी विकास के मार्ग पर लगता है। फिर उसके बाद में मनरेगा का पैसा है। मनरेगा का पैसा तो डिमांड आधारित है। कुछ जगह चुनौती है कि जहां मजदूर नहीं मिलते हैं तो मशीन से काम कराते हैं, आलोचना के भी शिकार बनते हैं, हम नाम्स को भी बिगाड़ते हैं। और जो पिछले साल रहे हैं कोरोना के बाद के, उसमें जो मजदूरी की और मटेरियल का रेशो बिगड़ा, उसने आपकी गति को धीमा किया। मैं आपको ये मतलब ये बात आप भी महसूस करेंगे। हमारे एक विधायक हैं हेमंत खंडेलवाल, वहां से बैतूल से, उन्होंने प्रश्न लगाया पिछले सत्र में कि मेरे जिले में ऐसे कितनी पंचायतें हैं जहां 20 लाख रुपए से ज्यादा है। आपको आश्चर्य होगा कि एक जिले में 286 पंचायतें ऐसी थी जहां 20 लाख रुपए से ज्यादा था, वो खर्च नहीं हुआ। आप तो करोड़ की बात कर रहे हो। सवाल सिर्फ झगड़े का नहीं है, सवाल है कि ये परिस्थिति निर्मित क्यों हो रही है। एक तरफ आपके पास में इतना पैसा है, लेकिन मेरा जो दूसरा आपसे सवाल है कि आपके पास में नल जल योजना का पानी अभी नहीं पहुंचा होगा, कल पहुंचेगा। 2025 का संकल्प था, उसको भी प्रधानमंत्री ने बढ़ाकर 2026 किया है कि वो रुके ना। घर घर पानी पहुंचेगा पाइपलाइन से। अगर उसका भी टैक्स देने के लिए लोग तैयार नहीं है तो आप स्वावलंबी बनेंगे कब। बिजली का बिल, पानी का बिल, दुकान बन जाएगी तो उसका किराया नहीं देंगे, सामुदायिक भवन रहेगा तो उसका कोई पैसा नहीं लेंगे, मुफ्त में ही देंगे। मेंटेनेंस का पैसा कहां से लेकर आओगे। आपकी आत्मनिर्भरता में आपका योगदान क्या है। मैंने कहा ऐसा नहीं कि मॉडल नहीं है। जब आप अपने परिवार के बजट के बारे में सोचते हो तब तो आप हानि लाभ सब विचार करते हो। आपकी बेटियां कोई घर में शादी होने वाली हो तो 3 साल पहले से बचत शुरू करते हो, अपने नए उपक्रम बनाते हो कि मुझे इतना पैसा मिल जाए। लेकिन जब आप पंचायत के सरपंच होते हो तो आपका ये परिवार का भाव कहां चला जाता है। आपके ही तो वोटर थे, आप ही का गांव है, आपका जन्म स्थान है। मित्रों, मैं उन नेताओं में से नहीं हूं। मैं जहां पर पैदा हुआ हूं वहां से मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता, मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता था। और उसके बाद में जीवन में ये 9वां चुनाव है मेरा। लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरा जन्म स्थान है उसमें मैं अभी भी जाकर उतनी ही रुचि के साथ विचार करता हूं, क्योंकि मैं एक चीज जरूर जानता हूं, मरूंगा कहां मुझे तो नहीं पता।
जब मर जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? लेकिन वो मेरा जन्म स्थान है, आपका भी जन्म स्थान है वो, जहां के लोग आपको इतनी प्रतिष्ठा दे रहे हैं, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? और इसलिए अधिकारों की बातें जब हम करते हैं तो जरा कर्तव्यों के बारे में भी तो विचार करो। गांधी ने जब पंचायती राज इस देश में इंट्रोड्यूस किया था, कल्पना दी थी, तो उन्होंने यही कहा था, पंच परमेश्वर के समान है, उसके फैसले से गांव की शांति, गांव का अमन और गांव का विकास तय होगा। लेकिन जब हम कर्तव्यों की छोड़कर अधिकारों की तरफ आ गए और आज आपके पास में पैसा है, साधन है, और उसके बाद भी अगर हम फैसला ना कर पाए मिलकर, उसका जिम्मेदार कौन है? आलोचना करने वाले आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिर तय किया कि जब तक सारी पंचायतों में पंचायत भवन नहीं बना दूंगा तब तक मैं दूसरे काम नहीं करूंगा। एक काम पहले करूंगा कि पंचायत भवन, और जिसके घर पंचायत में पहुंचे हैं, मैं दावे से कहता हूं उसने मुझे आवेदन नहीं दिया, क्योंकि इतना मौके भी उसको नहीं मिला। हमने उसकी डिजाइन बदली, क्योंकि जहां पर भी मध्य प्रदेश में मैं गया, आपका कोई स्कूल, आपका कोई पंचायत भवन, आपकी आंगनबाड़ी, जितने ग्रामीण भवन हैं, जितने हो सकते हैं, आप उसको दूसरी 2 मंजिला बना सकते हो। उसकी प्लंथ ही नहीं है, आपने उस लायक बनाया ही नहीं उसको। आप टूटने का इंतजार कर रहे हो कि बस उसके बाद इसको डिसमेंटल करके नया बनाना है। क्या ये सच्चाई नहीं है? आपके पास जगह जितनी थी, आपने एक मर्जी आई तो एक मैदान में एक यहां बना दिया, दूसरा वहां बना दिया। अगर आप एकजुट होकर स्कूल के कमरे एक करके बना देते तो शायद बाउंड्री वाल की जरूरत नहीं पड़ती और बेहतर तरीके से आपका गांव भी सुंदर हो जाता और आप कुछ बेहतर काम कर लेते। क्या आपके आने वाले बच्चों के लिए मैदान की जरूरत नहीं है? आज लोग, सबके मन में लगता है कि मुझे एक अच्छी शादी करनी है तो कोई मुझे हाल मिल जाए, कोई सामुदायिक भवन मिल जाए। क्या एक गांव, एक पंचायत में कम से कम एक तो पंचायत में सामुदायिक भवन होना चाहिए? मैंने नियम बनाया कि 5000 से ज्यादा की आबादी की पंचायत होगी तो बिना मांगे उस पंचायत को 2 सामुदायिक भवन मिलने चाहिए, एक पहले दीजिए और एक बाद में दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको जनसंख्या के आधार पर विचार करना पड़ेगा। ये चीजें अगर हम सब मिल बैठ कर करें, अब कई जगह पर आप देते हो, उनके पास जगह ही नहीं है बनाने के लिए। क्या ये सच्चाई नहीं है? या जगह इतनी दूर है कि कोई नाले के किनारे बताएगा, जहां पर बाद में पानी भरेगा, बाकी चीजें होंगी। आपके लोग जहां पर प्रधानमंत्री आवास बनाते हैं, वो बाद में बरसात में पानी भरता है। क्या सच्चाई नहीं है? हम ये तय नहीं कर पाए कि हमें मकान कहां बनाना है, और हम कहते हैं कि साहब अधिकारी हमारी मदद नहीं कर रहा है। अगर आप प्रेम से जाकर उस अधिकारी को लेकर जाते और बताते कि साहब मेरे गांव की आप भूगोल अच्छा नहीं है, हमारी ये परिस्थितियां कि ये जमीन बदल सकती है, मैं दावे से कहता हूं कोई कलेक्टर हो, कोई एसडीएम हो, वो वहां पर नौकरी करने भर के लिए नहीं आया। वो इन मानवीय समस्याओं को समझता है, उसमें संवेदनशीलता है। यदि हम तरीके से उसके सामने प्रस्तुतिकरण करेंगे, वो आपकी मदद करेगा, ये विश्वास करेगा। लेकिन अगर हम झगड़ा लेकर जाएंगे तो वो किसके तरफ बोलेगा? वो 6 महीने तो ये नहीं समझ पाता कि ये शिकायत करता सही है कि नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो झगड़े हैं, इनको कहीं ना कहीं हमें बैठ के निपटाना पड़ेगा। और तब मैंने उस पंचायत भवन की डिजाइन बदली, और उस पंचायत भवन को वो 3 मंजिल तक जा सकता है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि 25-30 साल के बाद आपके पास जगह कितनी बचेगी? उसके बाद आप कहां जाने वाले? लेकिन पंचायत में तो लोग आएंगे। यदि ऊपर कोई आपको जरूरत पड़ी तो आप ऊपर उसका हाल बना लो, उसके ऊपर कमरे बना लो। और इसलिए मैंने उसकी डिजाइन बदली, और उसकी लागत 2 प्रकार की है। अगर आपका अकेला पंचायत भवन है तो वो 37.5 लाख का है। अब आपको अधिकार 25 लाख का है, लेकिन 37.5 लाख का पंचायत भवन कौन बना रहा है? सरपंच बना रहा है ना। सरपंच को अधिकार दिया है, और उसके बाद भी आपको कोई हमने सर्कुलर नहीं निकाला। और जहां तक जो 48.5 लाख रुपए का जो, जिसमें सब इंजीनियर बैठेगा, क्लस्टर की जो पंचायत है जहां पर 11 पंचायतों पर एक सब इंजीनियर है, उसका अलग से ऑफिस बनाया, उसको बैठने की जगह नहीं है। वो कहां जाए? फिर वो कहता है कि कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे। यही तो आपकी समस्या है। आप कहते हैं कि सरपंच पीछे घूमता रहता है, वो कभी हमें मिलता ही नहीं है। बाद में कहते हो कि वो इसलिए दस्तखत नहीं कर रहा कि पैसे मांग रहा है। मैंने उसमें कहा कि पहले कार्यालय बना कर दो, और उसके बाद में आधे दिन आप पंचायतों में जाइए, और लंच के बाद में अपने ऑफिस पर बैठिए, आप जाइए वहां पर अपने दस्तखत कराइए और वापस आ जाइए। कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आगे काम बनेगा। उसी तरह सामुदायिक भवन की बात हमने की है।
श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है पूरे देश में, और इसलिए जो 1153 ग्राम पंचायतें थी, मैंने विधानसभा के भीतर घोषणा की थी पैसा जारी करने के पहले कि मैं चाहता हूं कि अटल जी की स्मृति में हम ग्राम सुशासन भवन का नाम दें। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी से हमने आग्रह किया, मतलब ये भी एक आश्चर्यजनक घटना है, इतने छोटे काम के लिए प्रधानमंत्री हाँ कह देंगे, ये कल्पना नहीं थी। लेकिन उन्होंने 1153 जो पहले पंचायत भवन थे जो डिजाइन बनकर बने, उसका पहली किस्त अगर सिंगल क्लिक से किसी ने डाली तो प्रधानमंत्री ने डाली और कहा कि ये अटल ग्राम सेवा सदन के नाम पर ये ग्राम पंचायत भवन बनेंगे। अभी बहुत जल्दी दूसरी किस्त जाने वाली है। अभी कल ही जाकर, कल कोई सरपंच मुझे मिला था, उसने कहा कि साहब पैसे मेरे पास आ गए, मैं एसडीएम के पास मैं इतनी बार हुआ, तहसीलदार के पास हुआ, मेरी सरकारी जमीन खाली नहीं की गई। आज कार्रवाई की है मैंने उस पर। ऐसा नहीं है कि कोई गलती करेगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। उसके पास में 4-5 महीने से पैसा पड़ा है और हम उसको सरकारी जमीन खाली करा कर नहीं दे सकते। ये लापरवाही है। ऐसी घटनाओं पर बिल्कुल माफीनामा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आप इस विकास के साथ में आपको खड़ा होना पड़ेगा, और ये दोनों चीजें हैं। लेकिन इन चीजों के साथ हम सबको भी ये तय करना पड़ेगा कि चुनौतियां कहां हैं। हम इसी पैसे में उलझ कर रह जाएंगे क्या? हमने सबसे पहले रोका कि हम सीसी को पैसा नहीं देंगे, नाली को नहीं देंगे, बाउंड्री वाल को नहीं देंगे। फिर मैंने मनरेगा का पैसा रोका था बरसात के पहले, खूब गालियां दी आपने हमको सब पता है। लेकिन मैं दुखी नहीं हूं, मैं कोई नाराज नहीं हूं आपसे। मैंने जब पूछा कि ये कारण क्या है, जैसे भी आप बता रहे थे कि 18 काम हमारे हुए, उसके बाद ही मेरा काम सैंक्शन नहीं किया। मुझे तो किसी ने बताया कि 20 मैंने कर दिए, लेकिन पोर्टल पर नहीं चढ़े तो मुझे दे नहीं रहे। यही समस्या थी, ये मुझे बताई गई। तब मैंने ये तय किया कि भाई इस पे भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपकी बातें हमारे तक ध्यान में नहीं आई और हमें पता नहीं है। और तब मैंने वो कदम इसलिए उठाया क्योंकि मजदूर और मटेरियल का जो मजदूरी और मटेरियल का जो रेशो था वो सारे जिलों में कमोबेश खराब था। और भारत सरकार ने कैग की रिपोर्ट में हमारे खिलाफ में बड़ा कड़ा स्ट्रक्चर पास किया है। सिर्फ पैसे वापस वो नहीं मांगे, बाकी अब जितना वो खड़ा कर सकते थे वो किया। उसके लिए हम बैठे कि भाई जिले के स्तर पर रेशो क्यों डिसाइड होना चाहिए। जो जिस जनपद ने अच्छा काम किया है वो उसकी शिकार होगी। हम उस रेशो को जनपद पर लेकर आए और अब सरपंच कहते हैं कि पंचायत लेवल पर ले आओ। अरे भैया जनपद वाला तो 1-2 साल चलने दो, फिर सोचेंगे। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? सिर्फ बरसात के 4 महीने के भीतर ही लगभग 4.25 लाख काम पूरे हो गए थे, और अभी तक वो 7.25 लाख कामों में से अधिकांश काम आपके पूरे हो गए। अब आपके पोर्टल की समस्या नहीं आएगी, लेकिन हाँ ये जो प्रशासनिक चुनौतियां हैं, मैं आज सुबह से ही चाहे विधायकगण हो चाहे बाकी लोग हैं, जो हमारे बीच की टकराहट है, मुझे लगता है कि मई के मध्य तक लगभग चीजें ठीक हो जाएंगी। हम उस ट्रांसफर पॉलिसी पर काम कर रहे हैं कि यदि कोई सचिव है या जीआरएस है, 10 साल से वहीं एक जगह पर है, उसी का गांव है, वहीं पर रिश्तेदार उसका सरपंच है, ऐसी कंडीशनें लगाकर कि कम से कम ये तो नहीं हो सकता, उसको तो वहां रहने का अधिकार नहीं है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के फिर मानी भी नहीं जाएगी कि साहब ये मेरा रिश्तेदार है तो रहने दो, ये नहीं हो सकता। जब आप फॉर्मेट बनाते हो तो आप आगे चलो। मुझे लगता है कि उससे चीजें ठीक होंगी। आपके पास में अभी 2.5 साल है। 2.5 साल छोटा समय नहीं है। जो परिस्थितियां थी वो अलग बात है। मैंने आपको जो बजट का आंकड़ा ऐसे नहीं बताया, पैसा आपके पास है। लेकिन मेरी फिर विनती है आपसे कि सिर्फ नाली, पुलिया, सड़क, भवन इसमें ही मत उलझिए। आप अपने गांव को एक बार ईमानदारी से पलट कर देखिए। मेरी बात को गंभीरता से लेना, बुरा मत मानना। हमने चुनाव प्रक्रिया में जो गलतियां कर ली हैं वो आज हमारी औलाद को भारी पड़ रही हैं। जरा ईमानदारी से छाती पे हाथ रख के घर में सोचना, आपके बच्चे क्या नशे से सुरक्षित हैं? आप स्वीकार नहीं करेंगे, ये अलग बात है। लेकिन मित्रों, सिर्फ भवन बनाने से दुनिया नहीं चलती। अगर हमारी संतानें बिगड़ी, कमजोर हुई, तो ऐसे कमाई का कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम जैसे लोग उससे बने। हमारे पिताजी किसान हैं, आज भी 91 वर्ष के हैं, कोई भी काम हमारी मदद नहीं लेते हैं। वो हमको कहते थे कि आदमी के बाद
कि इसके बाद अब तुम्हारी जिंदगी स्वतंत्र है, तुम अच्छा करोगे तो अपने लिए करोगे, बुरा करोगे तो अपने लिए करोगे। उस बचपन से कहते थे पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। तो इसके अलावा उन्हें कभी कुछ नहीं काम से। जबकि मैं तो कॉलेज में जाकर मुझ पर बहुत सारे मुकदमे लगे, बाकी परिस्थितियां बनी, हम संघर्ष के आदी थे तो हमने करते रहे। इसलिए मेरे जैसा आदमी इतनी बहुत साहस के साथ कह रहा है, एक बार खुद के परिवार और अपने गांव को पलट कर देखो। सरपंच जी जिंदगी नहीं देगी, जिंदगी भर कोई नहीं रहने वाला है, ना प्रहलाद पटेल रहने वाले हैं ना आप रहने वाले हो, लेकिन गांव रहेगा। आपका नाम अच्छी तरह से लिया जाएगा कि बुरी तरह से लिया जाएगा, ये जीवन की सफलता है। सफलता इस बात से नहीं है कि मैं कितने पद पर हूं, सफलता इस बात से है कि लोग हम पर उंगली उठाते हैं, हमारी बात को स्वीकार करते हैं। और इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई भेद है कि हम बातचीत नहीं कर सकते या हम संवाद ना करें। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अभी हमने हमारा 1 साल होगा जुलाई में, मैंने फिर से तय किया है उन्हीं 3 दिनों में 24-25 जुलाई को मैं फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष और सीईओ को बुलाएंगे। एक बार उन्हीं की सुनेंगे, इस बार हम लोग कोई भाषण देने वाले नहीं। साल भर में आपका तालमेल कैसे बन सकता है, आप ही तय करिए। और जो शहर के पास की पंचायतें हैं उसके लिए अलग से कानून लेकर आ रहे हैं कि सेमी अर्बन कॉन्सेप्ट आपको लेके आना पड़ेगा। कॉलोनी का, शहर का विस्तार कहां पर हो रहा है, रीवा का विस्तार उदाहरण के लिए किसी पंचायत में तो हो रहा है। कचरा कहां फेंक रहे हो आप अपना, किसी पंचायत में फेंक रहे हो। इस शहर का गंदा पानी कहां जा रहा है, किसी पंचायत में जा रहा है। यहाँ कॉलोनी बननी है अलग तो कहां बनेगी, किसी पंचायत में बनेगी। किसी भी महानगर का विस्तार पड़ोस की पंचायत में ही होना है। तो उसका सेस कलेक्शन नहीं है, मजदूरी का सेस भी नहीं है, बाकी टैक्स कलेक्शन भी नहीं है। पैसा आता है कहां जाता है पता नहीं चलता। यदि विकास के कारण उस पर कोई बोझ पड़ता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। और इसलिए कुछ कानूनों में परिवर्तन करने हैं, जिन कानूनों के परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो एक सेमी अर्बन सिस्टम है कि 7 किलोमीटर का शहर के पास में जितनी पंचायतें आएंगी, 10 किलोमीटर के भीतर जितनी पंचायतें आएंगी, आने वाले 15-20 साल में वो भी शहर का स्वरूप लेंगे। तो क्या अभी से उतनी चौड़ी सड़क नहीं बनानी चाहिए, क्या अभी से उतनी चौड़ी नाली नहीं बनानी चाहिए? कल मकान बनेंगे फिर आप उनको तोड़ेंगे, कहां ले जाकर मिलाएंगे? क्या ये विचार नहीं होना चाहिए? कहीं ना कहीं हमारा गांव आज इसकी आबादी कितनी है, 25 साल पहले कितनी थी, आज 25 साल बाद कितनी है? हर घर में हर परिवार को नल जल का कनेक्शन जब आएगा, एक आदमी को एक दिन में 55 लीटर पानी मिलेगा। 5 लोग हैं, हिसाब लगा लो कितना हुआ, 350 लीटर एक परिवार के पास 24 घंटे में पानी मिलेगा। और 24 घंटे में आप गंदा पानी बनाकर उसको नाली में डालने वाले हैं। आपके पास में अलग से कोई सिस्टम नहीं है कि भैया भोजन का पानी हम अपने बगीचे में डाल देंगे या किसी झाड़ पर डाल देंगे ना, सब नाली में जाने वाला है। तो 1 मिनट बाद वो गंदा पानी बनेगा, ग्रे वाटर बनेगा, ब्लैक वाटर बनेगा। इकट्ठा होगा, हजारों की आबादी है तो उसका गुणा कर दीजिए। अगर 5000 की आबादी है तो कितने लाख लीटर पानी होगा गंदा पानी? कहीं तो जाएगा, किसी के खेत में जाएगा। ना आपके पास में गंदा पानी पहुंचाने का तालाब है, ना तो अच्छे पानी के तालाब को आपने सुरक्षित रखा है, तो आपका भला कैसे होगा? ये गंदे पानी को रिसाइकल नहीं कर सकते, रीयूज तो कर सकते हो। अगर उसका कचरा रोक दो तो गंदा पानी मवेशी पी सकता है, पास का कोई खेत वाला होगा वो सींच लेगा, कम से कम उस पानी का उपयोग तो होगा। मुझे लगता है कि ये चीजें आप कहोगे ये कोई बाहर से आके व्यक्ति करेगा, जी नहीं, ये बाहर से आके नहीं करेगा, ये आपको ही करना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। कल तक तो पैसा नहीं था, अब तो आपके पास पैसा है, अधिकांश जगह पे सड़कें हैं। आपके पास वो चुनौती नहीं है जो चुनौती आज से 30 साल और 40 साल पहले थी। आज आपके पास में सोचने की, समझने की, काम करने की क्षमता है। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि हम मेहनत से बच रहे हैं। हम चाहते हैं हम बाबूजी बने रहें और उसके बाद में दुनिया चलती रहे और बाकी हम काम करते रहें। ये ठीक नहीं है। मौसम का मिजाज बदला है, चुनौतियां बदली हैं, 50-50 डिग्री पर टेम्परेचर जा रहा है और शरीर की क्षमता घटी है। मैं एक जगह और कह रहा था कि हमारा दुर्भाग्य कि हमारा लालच बढ़ गया और धीरज कम हो गई। एक चीज पर गुस्सा होंगे, चिल्लाएंगे तो हमारा धीरज टूट रहा है और लालच बढ़ रहा है। होना तो चाहिए कि धीरज बढ़े और लालच कम हो, ठीक उल्टा हो रहा है। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, पैसा है पंचायतों के पास, पैसा होगा, जो आंकड़े मैंने बताए बजट के, अगले वर्ष और पैसा आपको मिलेगा बिना मांगे। जिस पंचायत में पंचायत भवन नहीं है
वो बिना मांगे मिलेगा, किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं। सामुदायिक भवन नहीं है, आपको बिना मांगे मिलेगा। अभी जनपद के भवन जहां पर नहीं है, और उसके बाद में पंचायत भवन 30 साल पुराने, जैसे ये पूरे होंगे 30 साल पुराने जितने भी भवन होंगे या 40 साल पुराने, उसके लिए जिले में मैंने समिति बनाई है। 3 इंजीनियर्स उसमें पीडब्ल्यूडी के, आरईएस के, साथ पीएचई के, वो मिलकर उसको डिसमेंटल होने का सर्टिफिकेट देंगे। जिसको वो सर्टिफिकेट देंगे हम उसी को ही जगह मानकर वहां पर पैसा देंगे, ठेकेदार ही डिसमेंटल करे और नया बिल्डिंग वहां पर बनाए। आपके पास में कहीं ना कहीं रास्ता तो चाहिए, और इसलिए मुझे लगता है कि जितना हमने सोच रखा है उसमें आप कहां मददगार हो सकते हैं, ये आपको सोचना होगा। क्या पंचायतों का परिसीमन करना चाहिए, ये भी एक बड़ी चुनौती है। कोई 1000 की पंचायत है, कोई 5000 की पंचायत है, किसी के पास में 10 एकड़ जमीन है, किसी के पास 1 एकड़ जमीन भी नहीं है। बाजू वाली पंचायत में खेल मैदान बना हुआ है, मैंने बनवाया सागर जिले में, और एक गांव में उसमें जगह ही नहीं थी, लेकिन दूसरे पंचायत की बाउंड्री पर वहां जगह थी। तो मैंने कलेक्टर से कहा कि भैया परमिशन दे दो, बाकी कम से कम खेलने वो तो आएंगे नहीं, इसी गांव के बच्चे खेलेंगे। रास्ता निकल गया। अब परसीमन तक नहीं तो इंतजार करना पड़ता, तो सामंजस्य नहीं होता तो वो रास्ता नहीं निकलता। 8000 की आबादी की पंचायत के पास में आधा एकड़ जमीन नहीं, आप कल्पना करिए। तो ये सच्चाई है, इस सच्चाई पर भी हमें मिल बैठकर बात करनी चाहिए। मैं आपका प्रभारी मंत्री हूं, तो बीच में यहां पर महीने 2 महीने मेरा आना होगा। मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि मैं किसी जनपद की बैठक में भी जाऊं, घंटे भर जनपद के लोगों से, कुछ पंचायतों से, सरपंचों से वहीं बैठकर बात करके, कोई छोटी मोटी चीजें ऐसी हैं एक सीखने भी मिलता है। अब मैं कल तमसा नदी के उद्गम पर गया था, मतलब स्थानीय जनप्रतिनिधि को नहीं पता था कि उद्गम ये है। वो खुद ही कहा, उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा कि हमें नहीं पता था, हम तो इस तालाब को मानते थे। अब रोड के बिल्कुल बाजू में है वो, मतलब 500 मीटर भी नहीं होगी वो तमसा नदी, जिसके किनारे भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, जाके वो सीधे गंगा में मिलती है। उसके उद्गम का हाल क्या है? हम नदी के बारे में खूब बहस करते हैं, ये बांध बना दो, ये पानी नहीं मिला, ये पानी नहीं मिला, ये पानी नहीं आया, खेत में नहीं आया, पीने का पानी नहीं है। भैया जहां से निकली है उसके हाल तो देख लो। कोई बड़ी नदी अचानक बड़ी नहीं बनती, छोटी नदियों से बनती है। मैं पिछले साल जल गंगा संवर्धन अभियान में 32 नदियों के उद्गम पर गया था। 5 नदियों के उद्गम पर पानी मिला मुझे, बाकी कहीं पानी नहीं मिला। अभी मैंने फिर शुरू किया है। आज भी हम बिछिया नदी के उद्गम पर गए थे, उसमें मुझे कागज दिया गया, 2011 तक वो 12मासी बहती थी, अब वो बहना बंद हो गई है। आपकी आंखों के सामने है कि जो नदी 2011 में 12मासी बहती थी वो अब नहीं बह रही है। जिम्मेदार कौन है? अपन एक दूसरे को टोपी पहनाते रहो, आरोप लगाते रहो, लेकिन कोई किसी को चिंता नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आप जिस पंचायत में आज गया था वहां मैंने पंचायत की बैठक भी ली है, ग्राम सभा की बैठक ली है, कि आप कितने भाग्यशाली हो। मैं नंदा का परिक्रमा वासी हूं। मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था, हम संगम से निकलते थे तो वो कहते थे 1 किलोमीटर ऊपर चलो, वहां से लांघ कर ऐसे आएंगे। उसमें पानी था नहीं, तो मैंने कहा पानी तो है नहीं, तो हम 1 किलोमीटर ऊपर क्यों जाएं? उन्होंने मुझसे कहा जहां संगम होता है वहां जीवन होता है, मनुष्य का हो, वृक्ष का हो, नदी का हो, उसको रौंदने की गलती मत करना। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि जो उद्गम होता है वो ऊर्जा का केंद्र होता है। किसी पंचायत में किसी नदी का उद्गम हो और वो उसकी चिंता ना करे, उसको कैसे ताकत मिलने वाली है? तो ये ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ आध्यात्म पर नहीं कहती हैं, ये जीवन की सच्चाई बताती हैं कि हम किन बातों के लिए कितने गंभीर हैं। आज मैं सिर्फ एक ही विनती करूंगा, आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, लेकिन अपने कर्तव्यों को मत भूलिए। उस गांव के प्रति मुझसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप वहां पैदा हुए हो, वहां के लोगों ने आपको चुना है, और इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि हम कितना बेहतर बना सकते हैं। अभी इतना नहीं बिगड़ा है कि हम अपने बच्चों का जीवन अपने से बेहतर नहीं कर सकते। तकनीक के सहारे तो उनका जीवन बेहतर हो ही रहा है, लेकिन शरीर की सामर्थ्य और चरित्र के दम पर और अपने गांव की उस आभा के साथ वो अपने जीवन को और संवारे। इसके लिए आपकी सक्रियता जरूरी है। हम आपस में बातचीत करें, हम दुश्मन नहीं हैं। हम कभी बैठे, हाँ प्रशासनिक अमले में जो असहयोग करेगा उसको सजा मिलेगी,
लेकिन एक बार पहली कोशिश होनी चाहिए, हम सामंजस्य बनाने की कोशिश करें। ये सबसे अहम बात है। उसके बाद अगर कोई गलती करेगा, आप विश्वास करना, मैं किसी की बात मानने वाला नहीं हूं। अगर गलत होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये बात आप तय मान कर चलिए। और इसलिए इस अवसर पर आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे, बातचीत हुई है। चीजों को बार बार रिपीट करने की बजाय, अब जैसे प्रधानमंत्री आवास, अब सैचुरेशन पर आने वाले हो आप, मतलब यहाँ 96%, आज वो सीओ जिला पंचायत ने जो रिपोर्ट दी है, 96% आपकी आवास प्लस की सूची पूरी हो गई है। अगले 15 दिन 16 दिन बाद फिर से भारत सरकार हमको 6.5 लाख आवास दे रही है। हमारी 27.5 लाख के आवास प्लस की सूची समाप्त होने वाली है। अब जो नया सर्वे हो रहा है, यही भर बचेगा। संबल 2-2 साल से लटका हुआ था। अभी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उनने अभी फिर से 600 करोड़ दिए। 4 दिन 5 दिन के भीतर वो 600 करोड़ ऑनलाइन जाएंगे, तो हम जनवरी 25 तक अभी तक पहुंच जाएंगे। और जैसे ही जो अगला बजट 4 महीने बाद आएगा, उसके बाद जो घटना घटेगी होंगे, ये सरकार का काम करने का तरीका। तो इसलिए मुझे लगता है कि चीजें हम देखें भी, सुने, समझे। मुझे लगता है कि विरोध होना चाहिए, आलोचना करिए, आलोचना में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तथ्यों के साथ अगर आलोचना हो, विरोध हो, कोई दिक्कत की बात। जिस पकड़े हुए हैं उसमें हम बॉर्डर के जिले हैं, अगर नशा फैलेगा तो जैसी आग है मित्रों, अपने गुरुदेव की आज्ञा से, कोई नेता के नाते नहीं, एक सामान्य नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाते हुए मैं जीवन के 12 जो 1 साल होता है, उस 12 महीने में 1 महीने में सामाजिक काम करता हूं। कोई राजनीति का काम नहीं करता, कोई परिवार का काम नहीं करता। 1 महीने वाला हूं, किसान का बेटा हूं, उस नाते भी आपसे कहूंगा, हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। बचाएं, उसको ताकतवर बनाएं, ताकि उसकी जिंदगी हमसे बेहतर हो सके। इस शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कापना संतान के सुख से वंचित है। बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,